नमस्कार विज्ञान के विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कोर्स साइट पे। मेरा नाम है देवांश और आज हम चर्चा करेंगे कि अगर हम अपनी बॉडी को सिकोड़ लेते हैं तो हमें ज़्यादा तेज़ी से घूमने की ताकत मिलती है। मतलब हम ज़्यादा तेज़ी से घूम पाते हैं कुल मिला के, अगर हम बॉडी को सिकोड़ लेते हैं। तो ये डिस्कशन करने से पहले हम डिस्कशन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिस्कशन को करने से पहले हम छोटी सी बात करेंगे किस चीज़ की, मोशन की। दो तरह के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल प्लस और एक होता है रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन में आप ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगाते हो और वो किसी भी डायरेक्शन में चल पड़ती है ना। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? रोटेशनल मोशन में एक एक्सिस के अबाउट उस ऑब्जेक्ट का घूमना होता है ना। तो आप फोर्स लगा रहे होते हो पर उस आप मेक श्योर कर रहे होते हो कि उस एक्सिस के अबाउट वो ऑब्जेक्ट घूमेगी। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किस चीज का आ जाता है? एक्सिस का। इसीलिए ये ट्रांसलेशनल मोशन से अलग हो जाता है। ट्रांसलेशनल मोशन की स्टडी अलग हो जाती है और रोटेशनल की स्टडी अलग हो जाती है। हमें नए टर्म्स चाहिए पड़ते हैं रोटेशनल मोशन को स्टडी करने के लिए। तो क्या होता है कि भैया जो ट्रांसलेशनल मोशन है इसमें आता है फोर्स, जो कि बहुत बड़े रोल प्ले करता है, सारी चीज़ों को हिलाता डुलाता यही है। रोटेशनल मोशन में इसी का एनालॉगस आ जाता है टॉर्क, है ना। फोर्स के लगाने से एक्सेलरेशन मिलता है, चेंज इन मोमेंटम मिलता है। तो एक्सेलरेशन होता है और एक चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी, है ना। टॉर्क के लगाने से आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है अल्फा, और चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मिलता है। ठीक है, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में एक वेलोसिटी नाम की चीज होती है, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के नाम की चीज होती है। एक छोटे छोटे से रिलेशन होते हैं, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा और वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये छोटे छोटे से रिलेशन होते हैं, है ना। अगर हम एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो हमें ये सारे रिलेशन का डेरिवेशन भी पता चलेगा, पर अभी के लिए अपन रिलेशन देख लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ आ रहा है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भैया जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में मास होता है, ऐसे ही यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट एन एनालॉगस टू मास। अब ये कैसे फील होगा कि मास का एनालॉगस है? तो भैया जो मास है, मास क्या है? मास है कुल मिला के एफर्ट्स। कैसे? अगर आपको एक ट्रांसलेशनल मोशन कराना है तो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो जिसका भी मास ज्यादा होगा उसमें आपके ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे उसको ट्रांसलेशनल मोशन कराने के लिए, मतलब आपको ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी। तो मास मतलब कुल मिला के क्या कर रहा है? मास ये बता रहा है कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा एफर्ट्स, है ना। किस चीज के लिए एफर्ट्स? ट्रांसलेशनल मोशन कराने के लिए एफर्ट्स मास हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वही चीज, रोटेशनल मोशन में वही चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर देता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है कि रोटेशनल मोशन में जितना आपको एफर्ट्स लगेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट एफर्ट की एनालॉगी है किसमें? रोटेशनल मोशन में। अब इस चीज का फील आप एक तरह से टॉर्क और फोर्स के डिस्कशन से ले सकते हैं। जैसे कि अगर एक दरवाजा है, ठीक है, इस दरवाजे पे आपको एक पॉइंट पे फोर्स लगानी है और इस दरवाजे को आपने इधर से हिंज करके रखा है, इस एक्सिस के अबाउट आपको दरवाजे को रोटेट कराना है। तो अब आप घर पे भी अपने दरवाजे पे ट्राई कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, आप एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट से ऐसे अंदर की तरफ उस एक फोर्स लगाएंगे। जो जो पॉइंट जो होगा वो सबसे एक्सट्रीम में होगा, दरवाजे के एकदम कोने में, दरवाजे के, है ना। ये दिख रहा है, ऐसे पॉइंट आप कोई भी ले लो और दरवाजे को हिलाओ तो आपको देखिएगा दरवाजा हिल रहा है ना। सीधा सिंपल, ये तो होना ही था। इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद एक और पॉइंट ले लो जो कि एकदम जो एक्सिस है उसके पास में हो, मतलब एक्सिस के एकदम जस्ट बगल में थोड़ा सा एक पॉइंट ले लो, थोड़ी सी दूरी पे। उसके बाद दरवाजे को उसी फोर्स से हिलाने की कोशिश करो, तो आपको दिक्कतें आएंगी, आपको ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे दरवाजे को हिलाने में, है ना। तो यही खेल हो जाता है किस चीज का? एक्सिस का। इसीलिए रोटेशनल मोशन की स्टडी अलग से होती है, क्योंकि यहाँ पे एक और रोल आ जाता है एक्सिस का। अभी एक्सिस से जो आर डिस्टेंस है यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है ना। यहाँ पे R1 मान लो, यहाँ पे R2 मान लो, तो ये जो R2 है ये R2 इज ग्रेटर देन R1 है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या कहते हैं, जितना ज्यादा दूर होगा उतने आराम से आप दरवाजे को घुमा पाएंगे, है ना। इसीलिए आपके दरवाजे की जो कुंडियां होती है वो दरवाजे के एकदम कोने में होती है ना, एक्सट्रीम कोने पे। वो दरवाजे के बीच में नहीं होती या फिर दरवाजे के दूसरी तरफ नहीं होती जहां पे हिंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे दरवाजे को घुमाने के लिए, है ना। तो जो इसी तरह जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। तो ये जो आर का जो रोल आ गया ना,
ये अलग से एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया है जो रोटेशनल मोशन में जिसे हमें डील करना पड़ता है, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से लिखा जाता है रोटेशनल मोशन का, है ना। सिर्फ मास ही मोमेंट रोटेशनल मोशन में एफर्ट्स को डिस्क्राइब नहीं करता है, वो आर भी डिस्क्राइब करता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस दूर होगा उतने आपके कम एफर्ट्स लगेंगे उस दरवाजे को हिलाने के लिए, है ना। पर अब फॉर्मूला क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? तो हमने कोई सा भी एक फोर्स का फॉर्मूला उठा लिया, कोई भी फोर्स का फॉर्मूला उठा लो, F इक्वल्स टू एम ए ले लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको रोटेशनल मोशन में चेंज करेंगे, है ना, ये इन फॉर्मूला को यूज करते हुए। तो क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, आर एफ। तो हमने आर का मल्टीप्लाई कर दिया, आर एफ इज इक्वल्स टू आर एम ए, है ना। ए क्या होता है, ए होता है आर अल्फा, तो ए को हमने लिख दिया आर अल्फा। तो ये क्या हो गया, एम आर आर मतलब एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, और ये क्या हो गया टाउ, तो टाउ इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अल्फा। ये जो एम आर स्क्वायर नाम की चीज दिख रही है, यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कैसे है, ये जो टॉर्क दिख रहा है ये फोर्स हो गया, ये हो गया एक्सेलरेशन, तो F इक्वल्स टू एम ए। तो ये जो बड़ी चीज है ये मास के एनालॉगस हो गई रोटेशनल मोशन में। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि एफर्ट्स है रोटेशन कराने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के, वो मास पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस पे भी डिपेंड करता है। अब ये जो फॉर्मूला है ये एक पॉइंट के लिए है, मतलब कि अगर ये एक्सिस है, ठीक है, तो इससे एक दूर एक पत्थर, एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, एम मास का आर डिस्टेंस पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर हो जाएगा। पर अगर मान लो इस एक्सिस को सराउंड करते हुए कोई डिस्क है, कोई रिंग है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम न्यूटन भाई का मदद लेंगे। न्यूटन भाई ने हमें क्या बताया था, न्यूटन भाई ने हमें दी थी कैलकुलस, हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करेंगे और हमें पता चलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम करते क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम वही करते हैं, एक्स पे जाके डीएक्स का एक एलिमेंट मान लेते हैं, उस पे छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे कि डी कितना होगा, और फिर उसको लिमिट्स लेके क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पे एक सेपरेट लेक्चर बन सकता है जिसमें हम इसकी बात भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ दो थ्योरम भी होती हैं, ठीक है। एक होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो ये जो दो थ्योरम होती है ये भी आपको मदद करती है क्या, कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है, तो अब आपको बाकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये जो दो थ्योरम होती है ये आपकी हेल्प करती है। और एक एक्सिस के अबाउट जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हमें डिफरेंशियल कैलकुलस की मदद लेनी पड़ती है ना, उससे हमें निकलता है। तो इसके लिए एक अलग से पूरा डिस्कशन हो सकता है, तो अगर आपको ये डिस्कशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें ये डिस्कशन चाहिए, हम जल्दी से वो डिस्कशन लेके आ जाएंगे, ठीक है। हम पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करना आपको सिखा देंगे। अब दूसरी बात यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये स्केलर होता है, मतलब कि अगर आपको एक कंपोजिट ऑब्जेक्ट मिल गई, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, एक स्फीयर है, उसके साथ एक और स्फीयर जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक सिलेंडर जुड़ा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अलग अलग स्फीयर और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकालना है और उन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक कुछ जनरल शेप्स जो होती हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो कुछ जनरल शेप्स क्या हो गई, ये हो गई रिंग हो गई, ये हो गया सिलेंडर हो गया, और ये हो गया डिस्क। तो भैया रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किस एक्सिस के अबाउट, मान लो अगर ये रिंग है तो इस एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होता है वो अभी हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। ऐसी सिलेंडर में भी यही बड़ा सा सिलेंडर मान लो, तो एकदम बीच से सेंटर से पास होती हुई जो एक्सिस रहेगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं, सेम विद डिस्क। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस से हमने निकाला है ना। अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए, और वैसे आपको आगे के लिए भी इसको याद ही करना है ना। एम आर स्क्वायर बाय 2 ये होता है सिलेंडर के लिए, और डिस्क के लिए होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। अला ये दोनों तो सेम आ रहे हैं। ये सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि डिस्क कुछ नहीं है, डिस्क तो बस एक चपटा सिलेंडर ही तो है। अगर मैं सिलेंडर को ऐसे चपटा दूं तो वो डिस्क ही तो बन जाएगा, इसीलिए इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है। अगर मैं डिस्क को खींच दूं तो सिलेंडर बन जाएगा, है ना।
तो बेसिकली ये दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसी शेप है इस एक्सिस के अबाउट, है ना। इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सेम है, इसीलिए ये mr²/2 दे रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। आप डिफरेंशियल एलिमेंट मान के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें किसी और एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो वो अलग आएगा, मतलब अगर इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 आ रहा है तो हो सकता है कि इस एक्सिस के अबाउट अलग आए, है ना, इस एक्सिस के अबाउट अलग आए। तो ये जो एक्सेसेस हैं इनके लिए इनको निकालने के लिए जो दो थ्योरम है, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि हम अपने आप को सिकोड़ लेते हैं तो हम तेज क्यों घूमने लग जाते हैं। तो इसके लिए मदद करने के लिए हमारे पास आए हैं राजू भैया। राजू भैया हैं विज्ञान के विद्यार्थी। तो राजू भैया ने एक दिन क्या किया, राजू भैया एक डिस्क पे चढ़ गए, जो डिस्क घूम रही थी। राजू भैया ने 2 डंबल पकड़ लिए ताकि, है ना, जो भी फिनोमिना ये ऑब्जर्व करेंगे उसका इफेक्ट उनको दिखे। फिनोमिना तो होगा अगर डंबल ना भी पकड़ेंगे, पर उनको उसका इफेक्ट एकदम बहुत छोटा सा होगा तो इनको दिखेगा ही नहीं। तो फिर इनको क्या चाहिए, इनको ये चाहिए कि यार हमें इफेक्ट दिखना चाहिए। तो क्या किया, इन्होंने दो डंबल पकड़ लिए। तो मान लो कि मास है m राजू भैया का, और m' मास हो गया इन 2 डंबल्स का। तो राजू भैया एकदम खुश थे, डिस्क पे चढ़े थे, डिस्क घूम रही थी और सब सही चल रहा था। राजू भैया एकदम हाथ एकदम ऐसे पकड़ के खड़े हुए थे, डंबल के साथ घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद राजू भैया के हाथ थक गए। राजू भैया ने क्या किया, राजू भैया ने अपने हाथों को पास में ले आए ना। तो उनने एक चीज ऑब्जर्व करी कि पहले जो डिस्क घूम रही थी, अगर मान लो ओमेगा 1 वेलोसिटी से है, तो बाद में जो डिस्क घूम रही है वो ओमेगा 2 वेलोसिटी से है। तो ओमेगा 2 जो है वो ओमेगा 1 से ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही वो अपने हाथों को पास में लेके आए तो वो डिस्क तेजी से घूमने लग गई, जबकि डिस्क में अलग से कुछ तो किया नहीं गया है, तो एकदम से तेजी से कैसे घूमने लग गई। तो भैया उनका दिमाग गया चकरा। तो उनने क्या किया, उनने, है ना, सोचा कि अब मैं इसकी तह तक जाऊंगा। तो तह तक जाने के लिए उनने क्या किया, उनने अपने आप को एक सिलेंडर ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है। सिलेंडर ऑब्जेक्ट इसलिए मान लिया ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाल पाए, है ना। आप सिलेंडर के ऊपर एक स्फीयर भी मान सकते हो, है ना, उसके साथ 2 ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर भी मान सकते हो, आपकी श्रद्धा है ना। तो भैया राजू भैया को, है ना, सिर्फ अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं था, उन्हें क्या करना था, उन्हें अपने साथ साथ इन 2 डंबल्स का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों डंबल्स ए डिस्टेंस पे अगर मान लो तो ए डिस्टेंस पे m' मास के 2 डंबल्स हैं, इनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब मान लेते हैं सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वैसे, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = mr²। तो इसको I मान लिया गया है। अगर हम I1 निकालें इस पूरे ऑब्जेक्ट का, पूरे राजू भाई अलोंग विद डंबल्स, तो हमें क्या मिलेगा, I, जो कि राजू भैया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, प्लस ये तो 2 डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m'(a²), और 2 है तो 2m'(a²), तो 2m'(a²), ये राजू भैया को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। अब राजू भैया ने जब एकदम पास में ले आए अपने डंबल्स को तो वो चौंक गए, जैसा कि आप उनके चेहरे पे देख पा रहे हैं, उनकी हंसी, उनकी हवाइयां उड़ गई। तो उनको पता चला कि क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी तेज हो जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। कैसे, I2 = I, क्योंकि ये जो a डिस्टेंस है ये तो 0 हो गया, है ना, ये डंबल जो है एकदम पास में आ गया ना इस एक्सिस के, तो 0 हो गया। तो I2 = I। तो उन्हें एक बात तो समझ में आ गई कि क्या, कि I1 is greater than I2, ठीक है। स्टिल वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रहा है ना, तेज क्यों घूम रहा है। I1 I2 तो ठीक है, जो भी है। तो भैया ने क्या किया, भैया ने सहारा लिया किसका, एंगुलर मोमेंटम का। अब भैया डिस्क पे चढ़े थे तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम था, है ना। उसके बाद कोई एक्सटर्नल टॉर्क आया क्या, नहीं आया। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया तो एंगुलर मोमेंटम वही रहेगा जो पहले था। इसका आप ये मान सकते हो जैसे कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रही है, मतलब mv मोमेंटम कैरी करते हुए जा रही है, अगर कोई फोर्स आके उसको अलग से हिलाए ना, तो उसका मोमेंटम वही रहेगा ना, उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। न्यूटन भैया ने तो बताया था अपनी फर्स्ट लॉ में, जो चल रहा है वो चलते रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। यही सेम चीज है इसमें, है ना। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम तो सेम ही रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम तो सेम ही रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता है r×p, है ना। p क्या होता है, mv, तो mv लिख देते हैं, mv × r। अब v क्या होता है, v होता है r ओमेगा, तो एक और r आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों r मिलके
एम आर स्क्वायर हो जाएंगे तो एम आर स्क्वायर ओमेगा। इससे क्या पता चला इनको कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आई ओमेगा के बराबर होता है। अब अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो आई ओमेगा का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। अब ये वाली चीज इनने इधर पे पटकी तो इनको पता चला कि ये वाली चीज जो है ये बड़ी है, ये वाली चीज जो है ये छोटी है। अब अगर मेरे को बड़े और छोटे में बराबरी लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका मल्टीप्लाई एक बड़े से करना पड़ेगा और इसका मल्टीप्लाई एक छोटे से करना पड़ेगा। तो ये जो छोटा चीज है ये क्या हो गया, ओमेगा वन, और ये जो बड़ा चीज है ये क्या हो गया, ओमेगा टू। तो इसी से हमें पता चल गया कि ओमेगा टू जो है वो बड़ा है ओमेगा वन से, मतलब कि ओमेगा टू ज्यादा होगा। ओमेगा टू ज्यादा होगा, इससे क्या सिग्निफिकेंस मिल रहा है कि अगर आप अपने आप को श्रिंक कर लेते हैं तो आप तेजी से घूम पाएंगे उस एक्सिस के अबाउट। अब आप कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स देखते हैं ना, जिसमें जैसे जिसमें कोई बाइक है उसको वैसे पहाड़ी पे से ले जाके जुई और फिर गोल गोल घुमाता है, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को बाइक के एकदम पास में ले आता है, अपने शरीर को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो तेजी से घूमेगा, तो एकदम जुई 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 करके घूम पाएगा, इसीलिए वो अपने आप को सिकोड़ लेता है। तो ये था डिस्कशन अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, और हमने ये जाना कि कैसे अपने शरीर को सिकोड़ लेने से आपकी जो घूमने की रफ्तार है वो तेज हो जाती है। ठीक है, अब मिलेंगे किसी और चीज पे, किसी और डिस्कशन पे, तब तक के लिए गुड बाय।